हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका वेलकम है एनसीईआरटी सीरीज में और हम कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी और हम इसके अंदर जो चैप्टर हमने शुरू किया सबसे पहला वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 1 में लेके आई हूं और क्वेश्चन नंबर 7.1 से लेकर 7.5 तक आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको डेली क्या होगा, डेली या मैं कहूँ एक दिन के बाद आपको 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज मिलेंगी जिससे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं आपको सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.1 ऑफ चैप्टर इक्विलिब्रियम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन 7.1। मैं 1 बाय 1 करके पहले क्वेश्चन को डिक्टेट करना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी भी खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इसे खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मेरे से मैच करो क्या आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम है या नहीं है। अगर सेम है स्टूडेंट्स तो खुद को आप एक मार्क्स देंगे, लाइक 1 मार्क का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगर सही नहीं है तो एक सीख लेंगे भी कहाँ गलती हुई है और अगली बार से उस गलती को रिपीट नहीं करना। तो क्वेश्चन 7.1 सबसे पहले मैं डिक्टेट करूंगी, फिर आपको सॉल्व कराऊंगी, राइट। पहला क्वेश्चन है, a liquid is in equilibrium with its vapors in a sealed container at a fixed temperature। एक लिक्विड है और वो अपने वेपर्स के साथ एक इक्विलिब्रियम में है, कहां पर, एक सील्ड कंटेनर में, ठीक है जी। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज। जब वो आपको क्या कंडीशन दे रहा है, वो कह रहा है वॉल्यूम अगर आप कंटेनर की एकदम से बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, देन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द वेपर प्रेशर। सबसे पहले वो आपसे पूछता है वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या वो पूछता है, हाउ डू द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट कैसे चेंज हो रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड फाइनली, what will be the final vapor pressure। वो कहता है मान लो इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर किया जाए तो आपका फाइनल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट उसने आपको फर्स्ट 2 लाइंस में दे दी है, आपको अब खुद का दिमाग लगाना है, जो जो आपको चीजें दे रखी हैं उसको पहले लिखना है और समझना है, ठीक है जी। पहली चीज उसने हमें क्या बोली है, आप सब ध्यान से, बड़े ध्यान से समझेंगे। A liquid is in equilibrium with its vapors। लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर्स के साथ, किसमें, इन अ सील्ड कंटेनर। तो मैं सबसे पहली चीज जो यहाँ पे करना चाहूंगी, ये मेरा कंटेनर है, हाँ जी, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, ये मेरा कंटेनर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस कंटेनर में आप ध्यान से देखोगे हमारे पास क्या, कोई भी लिक्विड है, मैं मान लेती हूं मेरे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरा लिक्विड है, जो आपको मैं ब्लू से शो कर रही हूं, दिस इज माय लिक्विड। इस कंटेनर में मेरे पास ये लिक्विड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लिक्विड है, ये मेरा क्या है, लिक्विड है स्टूडेंट्स। ये लिक्विड के, मैंने बोला ये लिक्विड अपने जो वेपर्स हैं, जो इसके वेपर्स हैं उसके साथ इक्विलिब्रियम में, मैं बोल देती हूँ मेरे जैसे लिक्विड के मान लो ये कुछ वेपर्स हैं, ये इसके साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यहां पर क्या लगा हुआ है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, ध्यान से देखेंगे कैसा कंटेनर है स्टूडेंट्स, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। तो मतलब क्या है, यहां पर आपकी क्या लगी हुई है, पिस्टन लगी हुई है, ये इसकी क्या है, पिस्टन है। मैंने एक लिक्विड लिया, ये ब्लू कलर का सारा मेरा लिक्विड है और ऊपर मैंने, ये मेरी पिस्टन है, जो ये रीजन है ये मेरा क्या है, पिस्टन लगा हुआ है, ये मेरा बीकर है, ये क्या है, मेरे लिक्विड हैं, और ये जो व्हाइट व्हाइट मैंने शो किया है यहाँ पर, ये क्या है, उसके वेपर्स हैं, ये क्या है, उसके वेपर्स हैं। ये मेरी पहली
एक लाइन है, मैंने जिसको एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या लाइन है? अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। ये लिक्विड इन वेपर्स के साथ, अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, एक सील्ड कंटेनर में। ये कंटेनर बंद है, ऊपर से पिस्टन लगा रखी है। एट अ फिक्स टेम्परेचर, यहाँ पर नोट क्या करना है आपको, क्या चीज बता रखी है अभी, टेम्परेचर आपका क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। टेम्परेचर क्या कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है। अब आपसे वो क्या पूछता है, यहाँ तक होपफुली आपको डायग्राम के अंदर समझ आ गया होगा। आ गया? द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। वो कहता है वॉल्यूम अब अगर हम कंटेनर का एकदम से बढ़ा दे, बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करने वाली है वो क्या है, मैंने आपको बोला लिक्विड है और जो आपके वेपर्स हैं ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मैं लिख सकती हूं रेट ऑफ evaporation is equals to rate of condensation है। क्या यहां पर जब मैंने ये बोल दिया भी मेरे लिक्विड और वेपर्स क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है, इसको आप समझने के लिए ऐसे लिख लो, लिक्विड है ये किसी भी वेपर्स के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में, ये ऐसे लिख दिया। इक्विलिब्रियम में मतलब होने का क्या मतलब है, लिक्विड को हम वेपर्स में बदल रहे हैं, वेपर्स को वापस से लिक्विड में बदला जा रहा है, तो मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम पे है। मतलब जो इसका रेट है इसको इसमें कन्वर्ट करने का, वो किसके इक्वल है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के रेट के इक्वल है। यही इक्विलिब्रियम हुआ। भी रेट इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से जब वेपर्स बन रहे हैं वो वाला रेट किसके इक्वल है, जब वेपर से लिक्विड बनता है उसके इक्वल है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इज, यही इक्विलिब्रियम होगा। इसी को तो हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इसी को हमने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम बोला है। भी हमारे लिक्विड और वेपर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से हमारी जो कंक्लूजन स्टूडेंट्स निकलती है, यहाँ से हम जो कंक्लूड करते हैं, यहाँ से हम एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं भी हमारा जो रेट है इवेपोरेशन का वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हमारे कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाता है। पहली कंक्लूजन फर्स्ट लाइन से डायग्राम बनाया गया है और एक कंक्लूजन निकाली गई है। अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रेट है वो वेपर्स को लिक्विड में वापस से कन्वर्ट करने के रेट के इक्वल होता है। ये इक्विलिब्रियम होता है जब रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का आता है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। वो कहता है अब मान लो वॉल्यूम को आप बढ़ा देते हो, ध्यान से देखना। अब इस केस में मैंने क्या किया है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, कीपिंग द टेम्परेचर फिक्स। इस चीज को मत भूलिएगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर अभी भी फिक्स ही है, टेम्परेचर फिक्स ही है। और आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने किसको बढ़ा दिया स्टूडेंट्स, आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये इंक्रीज का साइन मैंने करा है, भी पहले ये था, बाद में क्या होगा अब हम वो बना के देखते हैं। What is the initial effect of change on the vapor pressure? पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर से जो अभी हमने बनाया है। इस बार हमने क्या बोला, हमने ये बोला भी हमारा वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है। यही कंटेनर था मेरे पास, ठीक है। इसी कंटेनर में मैंने बोला अब मेरा क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। ये मेरा क्या है, सारा मेरा लिक्विड है, ये मेरा सारा लिक्विड से भरा हुआ है। ये ब्लू वाले को मैं फिर से लिक्विड से शो कर रही हूँ, इतना क्लियर है। ये ब्लू वाले को फिर से लिक्विड से शो किया जा रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये व्हाइट व्हाइट मेरे क्या है, वेपर्स हैं। अब अगर मेरा क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वेपर्स और इसकी जगह बढ़ गई है। पहले वेपर्स इतनी सी जगह में थे, अब वेपर्स की भी जगह बढ़ गई है। और ये जो पिस्टन है, जो यहाँ पर पिस्टन है वो थोड़ा और ऊपर आ गया है, मतलब इस बीकर को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ये पिस्टन पहले यहाँ था, अभी पिस्टन थोड़ा और ऊपर हो गया, स्पेस थोड़ी और मिल गई है, वेपर्स को थोड़ी और स्पेस मिल गया। पहले वेपर्स जो थे वो एकदम से बिल्कुल पास पास थे, अब वेपर्स जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर आ गए, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये हमारे वेपर्स हैं, ये हमारे वेपर्स हैं, ये हमारा पिस्टन है, ये मेरा लिक्विड है। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम मैंने क्या देखा, भी मेरे जो पहले वेपर्स के पास स्पेस नहीं थी, अब वो वेपर्स थोड़े खुले खुले हो गए हैं। आप कहोगे मैम देखने में तो ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, नहीं लग रहा। देखो ये इतना छोटा है और ये देखो बीकर भी वही है, बीकर का साइज वही है। ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप पता क्या कर सकते हो, मान लो जैसे मेरा ये एक बीकर है ना, मान लो जैसे एक ये बीकर है, ठीक है, और यही एक और सेम बीकर है मान लो,
सेम बीकर है, पहले जैसे लिक्विड इतना था, यहाँ पे पिस्टन लगी हुई थी, अब जो पिस्टन है वो बिल्कुल ऊपर हो गई है, मतलब इतना तो चेंज हुआ है ना, इनिशियली पिस्टन इधर थी, अब हमने पिस्टन थोड़ी ऊपर कर दी है, तो कुछ तो बढ़ गया ना एरिया। पहले हमारे जैसे वेपर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट थे, अब वो वेपर्स क्या है देखो इस एरिया में भी आ गए, ऊपर वाले एरिया में भी फैल गए, लिक्विड तो नीचे है ही, वेपर्स तो फैल गए ना ऊपर वाले एरिया में क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो मैं आपको यहीं पे इंस्ट्रक्टर से यही समझा रही हूँ भी, अब आपके वेपर्स के पास क्या हो गई, स्पेस और बढ़ गई, क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब आपको यहाँ पर वो क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, हम लेट कर लेते हैं भी, यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होगा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, वो पी के इक्वल है, और वो हमारा वही वेपर प्रेशर है। प्योर जो हमारा यहाँ पर है, प्योर का प्रेशर कितना है, पी है, वही हमारा वेपर प्रेशर है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है, मैंने यहाँ तक कर दिया है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। पहले मैंने बोला लिक्विड इक्विलिब्रियम में है विद इट्स वेपर्स इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। फिर मैंने बोला द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड, वॉल्यूम कंटेनर का एकदम से बढ़ा देंगे। यही पिस्टन यहाँ था तो इस पिस्टन को थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, जो पिस्टन यहाँ था इसी को थोड़ा ऊपर कर दो तो इतना एरिया और मिल गया उसको। यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारे जो वेपर्स है वो फैल गए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन द वेपर प्रेशर। पहली चीज वेपर प्रेशर पे क्या फर्क हुआ, पहले वेपर प्रेशर पी था स्टूडेंट्स, अब वेपर प्रेशर, जैसे ही आप देखो टेम्परेचर फिक्स है, वेपर प्रेशर पे क्या फर्क होगा, जो अब प्रेशर होगा, जो अब हमारा प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो प्रेशर वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। जो हमारा पहले वेपर प्रेशर था ना, इससे ये क्या होगा, कम होगा। पहले हमारा पी था, अब हम नॉर्मल प्रेशर लिख देते हैं, तो जो हमारा अब का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो जो हमारे वेपर्स हैं उन्होंने एक्सपैंड कर लिया है, ठीक है, वेपर्स ने एक्सपैंड कर लिया है, वेपर्स के एक्सपेंशन के कारण जो हमारा प्रेशर है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। इसी पॉइंट को मैं आपको एक बार नोट डाउन करवाती हूँ, आप पहले इसको लिखोगे विद रीजन। चलिए विद रीजन पहले लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज, अगर आप वॉल्यूम को एकदम से बढ़ा दोगे देन द वेपर प्रेशर वुड डिक्रीज इनिशियली, जो वेपर प्रेशर है फाइनल वाले का वो कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वेपर्स रिमेन्स सेम, ठीक है, क्योंकि वेपर्स के अमाउंट भी, वेपर्स तो उतने ही हैं लेकिन उनका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये वेपर्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट थे, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया गया वेपर्स दूर होने लगे, वेपर्स एक्सपैंड होने लगे, वेपर्स एक्सपैंड होने लगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, उसका डिक्रीज कर गया। तो इसका रीजन आपने क्या बोलना है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होने के कारण जो अमाउंट ऑफ वेपर्स हैं वो तो सेम है, वेपर्स उतने ही हैं, लेकिन उनका प्रेशर अब क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाएंगे, वो दूर दूर फैल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हो जाएगा, ये लिखोगे फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चले। फर्स्ट पार्ट फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये पेज खोल देती हूँ, आप पहले इस रीजन को लिख लो, फटाफट से फर्स्ट रीजन को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, सेकेंड पार्ट्स की तरफ चलते हैं, चले करें सेकेंड पार्ट की तरफ चले। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सा सेकेंड पार्ट है। देखो सेकेंड है, हाउ डू द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। ध्यान से देखना, इस पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ जो रेट इवेपोरेशन का है, मतलब जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो, और कंडेंसेशन मतलब जब वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे इनिशियली चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पर वो कैसे चेंज करते हैं, आपसे ये पूछता है। पहली चीज तो देखो, जो भी आपका वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड किस पे करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर सेम होने के कारण जो हमारा इवेपोरेशन का रेट है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं चेंज किया। देखो जब टेम्परेचर फिक्स्ड है, फिक्स होने का मतलब क्या है, इवेपोरेशन कब होगी, जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब टेम्परेचर ही सेम है तो लिक्विड वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट तो होगा नहीं ना, जब उसको हीट दोगे तभी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो जब टेम्परेचर ही फिक्स कर दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इस रीजन को नोट डाउन करोगे। देखो जब टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी सेम रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा, लिक्विड वेपर में जाएगा ही नहीं। इवेपोरेशन होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन होने का मतलब है आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और जब आपका कैसे कन्वर्ट होगा,
हीट दोगे, जब आप हीट देते हो तभी वेपर्स बनते हैं। अगर हीट ही नहीं दे रहे हो, टेम्परेचर ही सेम रखोगे तो इवेपोरेशन भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये तो हमने रेट ऑफ इवेपोरेशन बता दिया, वो बोलता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बताओ और कंडेंसेशन पे भी बताओ क्या फर्क पड़ेगा। इवेपोरेशन का पता चल गया, अभी लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपसे अगर वो कंडेंसेशन का पूछता है, मतलब वेपर से लिक्विड में, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो ध्यान से सुनना। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब क्या है, जो हमारे वेपर्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे। वेपर्स क्या होंगे, वो फैल जाएंगे। जो उनकी डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वेपर्स क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी स्टूडेंट्स। इस वजह से जो रेट हमारी कंडेंसेशन है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा, मैं आपको एक रीजन इसको ढंग से समझाती हूँ। यहाँ वापस आओ, सॉरी, देखो यहाँ क्या हो रहा था हमारे, जब भी देखो क्या होता है, वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तभी हमारी कंडेंसेशन होगी, ये तो आपको पता है ना। अब ध्यान से समझना, वेपर्स ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये लिक्विड में कब कन्वर्ट होंगे, जब ये बिल्कुल पास पास होंगे तभी एक ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन करेंगे। जब बिल्कुल पास होंगे, अट्रैक्ट होंगे मॉलिक्यूल्स, तभी एक क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जिस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे और ये क्या बना देंगे, एक ड्रॉप बनाएंगे। अब अगर मेरे वॉल्यूम बढ़ाती हूँ, जब मैं वॉल्यूम इंक्रीज करती हूँ, तो मेरे ये जो वेपर्स हैं ये दूर दूर फैल जाएंगे। ये सारे वेपर्स दूर दूर फैल गए स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कोलाइड नहीं कर सकते, इनका रेट ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो गया। पहले कोलाइड कर लेते थे, ड्रॉप बन जाती थी, अब ये दूर दूर हो गए, ये उस स्पीड से कोलाइड नहीं कर सकते, यानी कि दूर होने की वजह से इनका डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से अब ये फटाफट से उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए इनका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, इनका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। फर्क समझ रहे हो, मैंने बोला जब वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी एक ड्रॉप की फॉर्मेशन होगी। हमने ये तो देख लिया, लिक्विड से वेपर कब बनेंगे, जब हीटिंग दोगे तब वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ड्रॉप जो वो टूट जाएगी वेपर्स में। लेकिन अब वेपर्स को लिक्विड में बनाना है तो वेपर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और तभी लिक्विड बनाएंगे, है ना। यही चीज है। अब मैं आपको बोल रही हूँ अगर ये दूर दूर हो गए तो कहाँ से कोलाइड करेंगे, जब दूर दूर हो गए, स्पेस बढ़ गई तो इधर उधर घूमेंगे, एक दूसरे से थोड़ी भिड़ेंगे। जब स्पेस कम होगी तभी एक दूसरे से भिड़ेंगे, तभी एक दूसरे से कोलिजन शो करेंगे। लेकिन जब ये दूर दूर है तो कोलाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी कि वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये रीजन समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो इवेपोरेशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब टेम्परेचर ही नहीं दोगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड पार्ट में पूछता है कंडेंसेशन पे चेंज बताओ, तो कंडेंसेशन पे क्या होगा, जब वॉल्यूम को आप बढ़ा दोगे, जैसे ही वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया, डेंसिटी वेपर फेज की क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ कोलिजन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ रेट लिख लेना, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड पार्ट को 2 सेकंड लगाओगे, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिखोगे। चलो थर्ड पार्ट देखो। What happens when equilibrium is restored finally and what will be the final pressure? अब वो बोलते हैं, देखो अब हमारा क्या हुआ था, जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो हमने देखा हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो सेम रहा लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीज कर गया। अब वो कहते हैं वापस से अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी कि वापस से रेट ऑफ कंडेंसेशन और इवेपोरेशन सेम हो जाए तो फाइनल प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, अब ठीक है। तो वो कहता है जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा, और जो हमारा वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेपर प्रेशर भी अपनी ओरिजिनल वैल्यू पी पे रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना, इट विल बी रिस्टोर्ड टू पी, ठीक है। वापिस से वो पी में रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 7.1 में आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7.2 की तरफ। स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा बड़ा करने वाली हूँ, शायद आपको अब क्लियरली विजिबल होगा। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 7.2 आता है हमारे पास। 7.2 क्वेश्चन को एक बार मैं आपके सामने रीड करती हूँ। व्हाट इज द केस फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम when the equilibrium
कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज, आपको वो बोलता है, आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसके लिए आपको Kc की वैल्यू मुझे बतानी है। आपने क्या बताना है, मुझे Kc की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। और आपको जितनी भी सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशंस दे रखी हैं। तो जो हमें गिवन चीजें हैं सबसे पहले हम उन्हें नोट डाउन करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमें एक तो SO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है। किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, SO2 की। कितनी दे रखी है, 0.60 मोलर दे रखी है ना जी। और किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और हमें O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है। कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 0.82 मोलर दे रखी है। क्लियर है। और हमें किसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें SO3 की कंसंट्रेशन दे रखी है। और ये कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 1.90 मोलर। ये हमें कंसंट्रेशंस दे रखी है। दीज आर द गिवन वैल्यूज। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो हमेशा से गिवन चीजें लिखो। मैथ्स भी ऐसे ही करते होगे, फिजिक्स भी ऐसे ही करते होगे, और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। अब आप कहोगे मैम फटाफट से फॉर्मूला में डाल के इक्वेशंस करके काम खत्म करो ना, क्यों गिवन वगैरह लिखते हो। पता है क्या होता है, जब तक आप गिवन नहीं लिखते तब तक आप उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखते। उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, अगर हम उसे लिखेंगे नहीं ना तो कोई ना कोई चीज मिस कर देंगे और वो हमें नुकसान करेगा। तो पहले से प्रैक्टिस बनाइए भी हर क्वेश्चन की गिवन चीजें हमने पहले लिखनी है। अब हमें क्या उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है, हमें चलो अब हमें इसमें क्या चीजें उसने पूछी है। उससे हमें बोला है Kc कैलकुलेट करना है। रिएक्शन लिखते हैं फटाफट से। रिएक्शन हमारी है 2SO2 गैसियस फॉर्म में है प्लस O2 गैसियस में है। देन कम्स इक्विलिब्रियम का साइन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2SO3, ये भी किसमें है स्टूडेंट्स, गैसियस फॉर्म में। इस रिएक्शन के लिए हमें Kc की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले Kc का हम इसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला इक्वेट करेंगे। Kc इक्वल किसके होता है, पहले हमारा ऊपर में क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है SO3, और इसकी पावर क्या आएगी, इसके आगे जो नंबर दे रखा है इसकी पावर क्या आएगी 2 आ जाएगी। डिवाइड में अब हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है, एक तो हमारे पास है जी SO2 और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट क्या है मैम O2 है। वेरी गुड। अब इनके आगे कोई नंबर लिखा है, हाँ जी SO2 के आगे 2 लिखा है तो वो इसकी पावर हो जाएगा, और O2 के आगे 1 लिखा है तो वो इसकी पावर हो जाएगा। ये हमारा Kc का फॉर्मूला। क्या सभी को क्लियर है, ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी कंसंट्रेशंस को इक्वेट करना है। जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा ध्यान रखना है आपने उनके यूनिट्स को उनके साथ लिखना कंपलसरी है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बोला ये मोलर दे रखा है, यहाँ मोलर दे रखा है, यहाँ मोलर दे रखा है। मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, ये यूनिट होती है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन मतलब इनकी यूनिट्स को भी लिखेंगे। SO3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1.90, और उसका क्या है स्क्वायर है, तो 1.90 यूनिट भी लगाएंगे। मोल पर लीटर का क्या है, इसका स्क्वायर है। ठीक है जी। डिवाइड में क्या क्या दे रखा है, SO2 दे रखा है उसका भी स्क्वायर है। SO2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.60 मोल पर लीटर, इसका भी स्क्वायर है। और O2 की कंसंट्रेशन क्या है मैम, O2 की कंसंट्रेशन है 0.82। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ना, चलो जी 0.82, और इसके पावर 1 है, मोल पर लीटर पावर में क्या है 1 है। तो देखो एक बार मैं कंसंट्रेशंस को ऐसे लिख देती हूँ, 1.90 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। मोल पर लीटर का क्या होगा, मोल का स्क्वायर, पर लीटर है तो लीटर को नीचे ले आए, लीटर का स्क्वायर। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1.60 का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, मोल पर लीटर का भी स्क्वायर है। मोल का स्क्वायर और लीटर ऊपर चला जाएगा क्योंकि पर में है, डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, पर लीटर स्क्वायर ऊपर चला गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन का कितना है O2 का 0.82, और इसकी पावर क्या 1 है, तो मोल इधर और पर लीटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखो सॉल्व मल्टीप्लाई वाले तो आप चीजें अलग कर ही लोगे, यूनिट्स जो कटते हैं काट दो, मोल स्क्वायर कट गया, लीटर स्क्वायर कट गया। आपके पास अब क्या आंसर आएगा, आपके पास आएगा 1.90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.60 का स्क्वायर इंटू 0.82, और यूनिट्स क्या आ जाएगी, ऊपर क्या दे रखा है लीटर, और मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल -1
इंटू लीटर। अब आपकी यूनिट यहाँ पे कितनी आ गई, मोल -1 इंटू लीटर। और मैंने आपको बताया है मोलर क्या होता है, मोलर होता है मोल बाय लीटर, और ये क्या है, लीटर बाय मोल। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जब इस सारे को सॉल्व कर लोगे ना, आपका आंसर आएगा 12.239। ठीक है, इनटू, अब आप क्या लिखोगे, या तो आप ये लिख दो मोल -1 लीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, और 12.239 मोलर की पावर -1, क्योंकि मोलर क्या होता है, मोल बाय लीटर। इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लीटर बाय मोल, लीटर बाय मोल, है ना। तो इसमें से आप कोई भी चीज इसके अंदर आंसर में लिख सकते हो। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर विद यूनिट्स। हमेशा यूनिट्स के साथ आपने आंसर को देना है। सिंपल सा था, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में कंसंट्रेशन डाली, जो यूनिट कटती थी उसे काट दिया, और आपका आंसर आपके सामने है। ये था आपका क्वेश्चन 7.2 माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन 7.3 क्या है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 पास्कल है, ये 10 की पावर 5 है, ठीक है। वो कहता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर आपको टोटल प्रेशर दे रखा है। सबसे पहले मेरा काम गिवन चीजों को लिखना। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 10 की पावर 5 पास्कल दे रखा है, ठीक है जी। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आई एटम्स, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, I2 गैसियस से क्या बना रहा है, 2I बना रहा है, वो भी गैसियस फॉर्म में। वो आपको क्या बोल रहा है, आयोडीन वेपर जो है, आयोडीन वेपर जो है वो क्या कंटेन करता है, 40% द वॉल्यूम ऑफ आई एटम्स। आई एटम्स, आयोडीन एटम्स का 40% कंटेन करता है। समझो इस चीज को, अगर ये 40% आयोडीन के एटम्स कंटेन करता है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, 40% ऑफ आयोडीन एटम्स है। इफ 40% आर आई एटम्स, तो 60% हमारा क्या हो जाएगा, 60% हमारे कौन से एटम्स हो जाएंगे, I2 के हो जाएंगे। वो कहता है भी आयोडीन जो है वो 40% आई एटम्स कंटेन करता है, तो I2 के कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब ध्यान से देखो, उसने हमें टोटल प्रेशर दे दिया और हमसे केपी पूछ रहा है, तो यहां से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं किसका, I2 का और I का। I2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वो बोलता है आयोडीन वेपर कंटेन 40% द वॉल्यूम ऑफ आई एटम्स, ठीक है। मतलब वो इतना प्रेशर कंटेन करेगा, टोटल प्रेशर के कितना, मैंने बोला I2 60% है किसका, टोटल प्रेशर का 60% ही होगा ना, तो 60% ऑफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना 10 की पावर 5, और आयोडीन कितना है 40% है, 40% है ये किसका, टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर कितना है 10 की पावर 5। इतना यहां तक सबको क्लियर है। जो ये दोनों हैं ये क्या 40% है टोटल प्रेशर के, वो है 60% टोटल प्रेशर के। तो हमने सिंपल सी चीज यहाँ पे डाली और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी चीज हमने करी। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने निकालना है केपी। केपी क्या होता है, पहले क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या है आई, और इसके आगे क्या लगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ लिखोगे प्रेशर ऑफ आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ I2, और इसकी पावर क्या आएगी 1, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लगा, 1 है। तो अभी हमने यहाँ पर प्रेशर I2 को देखा है, पार्शियल प्रेशर I का कितना है 40% ऑफ द टोटल प्रेशर। ये कितना आया था हमारा यहाँ से 4/10 इंटू 10 की पावर 5। एक सेकेंड ध्यान से देखना, हम इसको फर्दर और भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 को ऊपर ले जाओ, ये ऐसे कट कर दो, 10 की पावर 4 पे हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4, है ना। अब सीधे हम पार्शियल प्रेशर आई का लगाएंगे। पार्शियल प्रेशर आई का क्या था 40% ऑफ द टोटल, कितना आया 4 इंटू 10 की पावर 4। इसका क्या है जी स्क्वायर है, डिवाइड में मैम हमें क्या दे रखा है, I2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 6 इंटू 10 की पावर 4। कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर 4। सिंपल सा चीज था इसके अंदर। अब आप इसको सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। आपका आंसर क्या होगा, आपके सामने होगा। आपका आंसर आएगा 2.67 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल्स।
ठीक है, क्योंकि टोटल प्रेशर हमने पास्कल्स में लिया था और अब जब हमारा आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है 2.67 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल्स आ रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.4 की तरफ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 7.4 तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अभी आपको क्या केसी और केपी लिखना आता है नहीं आता, ये वो चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डिक्टेट करूंगी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने केसी के लिए सबका एक्सप्रेशन लिखना है। वन बाय वन करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हुए देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है, रिएक्शन लिख रही हूं 2NOCl गैसियस में। ध्यान रखना, गैसियस सॉलिड लिक्विड चीजें साथ में लिखोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना केसी का एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। ये क्या हमें देता है स्टूडेंट्स, इट गिव्स 2NO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। ये चीज हुई। अब इसके लिए मेरे को केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे पहले आप प्रोडक्ट वाले लिखोगे और हमेशा गैसियस के लिए लिखते हो। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास मैम NO है और एक हमारे पास क्या है Cl2 है। ठीक है जी, इनके आगे कोई नंबर लगा हुआ, हाँ इसके आगे 2 लगे तो वो इसकी पावर, इसके आगे 1 इसकी पावर। डिवाइड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, NOCl है यहाँ पे रिएक्टेंट, और इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे 2 लगा है तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या सभी स्टूडेंट्स का केसी का पहले का एक्सप्रेशन यही आ रहा है? बहुत सिंपल सा था। अब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके यूनिट्स भी तो लिखने थे, याद आया? तो चलो यूनिट्स को भी साथ में लिखेंगे। NO, हाँ जी, इसका भी मोल पर लीटर होता है लेकिन इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मोल स्क्वायर पर लीटर है तो लीटर नीचे चला जाएगा, लीटर का भी स्क्वायर। इसके पावर 1 है, इसका क्या लिखेंगे, मोल, नीचे आ गया लीटर। अब इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और स्क्वायर हो जाएगा तो मोल स्क्वायर, और लीटर ऊपर चला गया, लीटर स्क्वायर। जो कटता है उसे काट देंगे, मोल स्क्वायर कट गया है, लीटर स्क्वायर कट गया है। तो यहां से हमारे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा केसी NO का स्क्वायर Cl2 डिवाइड में NOCl का स्क्वायर मोल पर लीटर। ठीक है, हाँ जी, क्या सभी को इतना क्लियर है? फटाफट से देखो, बड़ा सिंपल सा था ये तो, बड़ा सिंपल सा था, हो जाएगा। चलो सेकंड पार्ट देखें इसमें। हाँ जी मैम, फटाफट से। अब तो मेरे को लगता है ये वाला तो ना आप स्किप ही करोगे क्वेश्चन, क्योंकि ये आप फटाफट से कर लोगे, आपको लगेगा बस आंसर चेक करो और आगे बढ़ते हैं, है ना। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, 2CuNO3 का ट्वाइस ये है। ठीक है, ये सॉलिड में है, गिव्स, ये क्या देता है, 2CuO प्लस, ये भी सॉलिड में है, 4NO2 ये गैसियस में है, और साथ में O2 ये क्या है, हमें गैसियस में दे रखी है, यही है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया तो आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये रिएक्शन है, केसी का एक्सप्रेशन। क्या हम सॉलिड वालों को कंसीडर करते हैं? नहीं करते मैम, तो बस सीधा आपने गैसियस वालों को ही लेना है। पहले हम प्रोडक्ट वाला लिखते हैं। अब ये सॉलिड में CO, इसको नहीं लेना, नहीं लेते एक्सप्रेशन में। NO2 को लेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, उसके आगे 4 लगा है। O2 को लेंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं लगा, 1 लेंगे। अब डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट किसमें, सॉलिड में है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केसी का एक्सप्रेशन। अब इसके यूनिट्स भी ऐसे ही लगाएंगे। NO का क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसकी पावर 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, हाँ, और ये भी क्या है, मोल पर लीटर, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो इसको ओवरऑल अगर आप सॉल्व करके इसका एक्सप्रेशन लिखते हो केसी का, तो यहां से जो हमारे पास केसी आएगा वो क्या आएगा, NO2 की पावर 4 और O2 की पावर 1 इंटू मोल पर लीटर की पावर 5। क्या क्लियर है सबको? ये सिंपल सी चीज थी, क्या सभी को ये क्लियर हुआ? चलो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, वेरी सिंपल है। थर्ड पार्ट फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूं, CH3COO C2H5 एक्वस स्टेट में है। यहां से वो हमें क्या दे रहा है, प्लस H2O लिक्विड में है, और ये हमें क्या दे रहा है, यहां से ये दे रहा है CH3COOH एक्वस प्लस हमें दे रहा है C2H5OH एक्वस। इतना ही आ रहा है।
अब इसके लिए फटाफट से केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सिंपल ही है ये तो। पहले प्रोडक्ट को लिखेंगे CH3COOH C2H5OH, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब रिएक्टेंट आ जाएगा, और रिएक्टेंट में क्या है CH3COO C2H5 और क्या आ जाएगा H2O। क्या सभी को क्लियर है? क्या ये वाला केसी का एक्सप्रेशन हर किसी को क्लियर है? सिंपल सा ही था ये तो। चलो फोर्थ पार्ट देखिए इसका। चलिए जी फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फोर्थ रिएक्शन है Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस गिव्स FeOH का थ्राइस सॉलिड। अब ध्यान से देखो, सॉलिड को तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो सीधा केसी हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्रोडक्ट की जगह, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं लेना, सॉलिड में है। नीचे क्या आएगा Fe+3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH नेगेटिव की पावर 3। क्लियर है? सिंपल था ये तो। बस प्रोडक्ट नहीं लेना, इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, अगर आपको विजिबल ना हो तो देख लो। ठीक है, लास्ट पार्ट चलते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है, I2 सॉलिड प्लस 5F2 गिव्स 2IF5। यही आपको दे रखा है, ध्यान से देखो, यही आपको दे रखा है। यहाँ पर हमें इसका बताना है, तो इसका भी वैसे ही सेम करेंगे हम। अब हमें पता है यहाँ पर I2 है जो सॉलिड में है, बाकी तो हम बाकियों को ही कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट में क्या है IF5 है, इसके आगे लगा है 2 तो इसकी पावर में हो जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है F2 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7.4 अगर करना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन में केसी का एक्सप्रेशन गलत नहीं लिखोगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7.5 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7.5 तो और भी इजी है, द रिलेशनशिप बिटवीन केपी और केसी वाला काम यहाँ पे होगा। क्वेश्चन 7.5 रीड करती हूँ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फॉर द वैल्यू ऑफ केपी। आपको सबके लिए केपी की वैल्यूज दे रखी है और केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको करने से पहले हम एक फॉर्मूला जो हमेशा याद रखना है, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। ये फॉर्मूला ही जो है आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करवाएगा। केपी किसके इक्वल है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी के इक्वल है। अब हम सीधा सीधा इसमें क्वेश्चंस को इक्वेट करेंगे। पहले पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हुए रिएक्शन लिख रही हूं। 2NOCl gaseous gives 2NO gaseous plus Cl2 gaseous। यही दे रखा है हमें, बहुत अच्छी बात है अगर ये दे रखा है तो। देखो अब यहाँ पर हमें Kp का फॉर्मूला यही लगाएंगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। यही है ना। Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10 की पावर -2 दे रखी है। Kc की वैल्यू हमें निकालनी ही है। हाँ जी, Kc की वैल्यू तो हमने इक्वेट ही करनी है। R की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 500 केल्विन। इसकी पावर में लिखा है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता था, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के कितने हैं 2 प्लस इसके आगे अलग है 1। डेल्टा एनजी क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो इसके आगे 2 + 1, प्रोडक्ट के हो गए 3 माइनस रिएक्टेंट के आगे क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो डेल्टा एनजी पावर में कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या करोगे, इस चीज को यहाँ नीचे डिवाइड में ले आओगे। 1.8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0831 इंटू 500। ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से केसी आ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या आ जाएगी, केसी आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करोगे 4.3 इंटू 10 की पावर -4। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को ये क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे। CaCO3
सॉलिड में है, ये क्या देता है, CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैसियस में। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, Kp इज इक्वल्स टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, यही होगा। तो Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 167 दे रखी है, ठीक है जी, और Kc की निकालनी है, R की वैल्यू 0.0831 इंटू टेम्परेचर 1073 दे रखा है। फिर से वही क्वेश्चन मैम, डेल्टा Ng रह गया। चलो अब डेल्टा Ng फिर से वही निकालेंगे, क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट में सॉलिड वाला नहीं लेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये क्या है, इसके आगे 1 लगा है, माइनस रिएक्टेंट में भी क्या है, सॉलिड है तो 0 लेंगे, कितना आ जाएगा डेल्टा Ng, 1 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? अब इसको यहाँ पर हम क्या ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। जब हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.87 आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सभी को इतना क्लियर है? फटाफट से बताओ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हम हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं पर सम अप करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर ध्यान से आप सुनेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर के हमने अंदर क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन 7.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7.5 तक हमने 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको फिर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे या 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस की लेंथ पे डिपेंड करेगा भी कितने क्वेश्चंस बड़े हैं। यहाँ पर हमने जो कई क्वेश्चंस थे वो पार्ट्स में थे, ठीक है, इसीलिए आपको रोज के आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे, 5 या 10 या जैसे भी होगा, या 15 भी हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं एंड आई होप सो आपने ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करे होंगे, बहुत ही अच्छे से। और अगर नहीं करे है ना तो प्लीज आप इसे सॉल्व कीजिए। डेली की डेली आपको जैसे वीडियो जब भी मिले करेगी, आपका काम होना चाहिए भी हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो साथ साथ करते चलो, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रेफरेंस तो लेकर चलना ही चलना है। उसके अलावा आप लाखों बुक कर लो चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को कभी नहीं भूलना। तो एनसीईआरटी प्रैक्टिस साथ में करते चलेंगे। तो ये था आपका सबसे पहला लेक्चर आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के इस पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन किया है, इसको करेक्ट कर लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन टू 5th क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7.1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7.5 तक। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, सॉल्यूशन दिया है मैंने विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो लाइक जरूर करके जाएंगे आप, ठीक है, लाइक करेंगे। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और आप शेयर करेंगे इस वीडियो को। शेयर मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ भी करो, क्यों, ताकि ये वीडियो, ये क्वेश्चंस उस बच्चे तक पहुंच जाए जिस बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही या जिसको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाने का सिर्फ एक ही मेथड है, आपका एक सिंगल शेयर। आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा भी आपने जो ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, क्या आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन मेरे करवाने से पहले बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सॉल्व हो रहे थे? क्या आप भी इस तरह से क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कर रहे थे भी पहले ये निकालना है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये चीजें दे रखी हैं? क्या आपका भी वही मेथड है जैसे कि मैं सॉल्व कर रही हूँ? तो कमेंट सेक्शन में विद योर नेम कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मेरी जो फर्दर वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।